कभी सोचा है कि ये जो धातु का बेजान सा डिब्बा है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, ये आखिर इतना सब कुछ कर कैसे लेता है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा रेत के एक मामूली से दाने से और पहुंचेगा उस ग्लोबल नेटवर्क तक जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी तो ये सच में एक जादुई बक्से जैसा ही लगता है, लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है। तो आज हम इस बक्से को खोलने जा रहे हैं और इसकी हर एक परत के राज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हमारा सफर इन 5 हिस्सों में होगा। हम बिल्कुल शुरुआत से एकदम नींव से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके मॉडर्न कंप्यूटिंग की पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर चीज़ की शुरुआत होती है उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से से। और जब मैं छोटा कह रहा हूं तो मेरा मतलब है इतना छोटा कि शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये है ट्रांजिस्टर। समझिए, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का असली हीरो है। ये कुछ नहीं, बस एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्विच है। ऑन या ऑफ, हाँ या ना, बस। पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया इसी एक ऑन ऑफ के कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है। और ये जो ऑन या ऑफ की हालत है ना, इसी को हम कहते हैं बिट। सिंपल। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। समझिए, ये कंप्यूटर की भाषा का पहला अक्षर है, उसके एबीसी का ए। अब देखिए, एक अकेला बिट तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब हम ऐसे 8 बिट्स को एक साथ जोड़ देते हैं तब बनता है एक बाइट। और 8 बिट्स से पता है कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? पूरे 256। इतने में तो हम अक्षर, संख्याएं, यहां तक कि सिंबल्स बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? इसे कहते हैं बाइनरी सिस्टम। हर बिट की ना अपनी एक वैल्यू होती है। 1, 2, 4, 8 ऐसे डबल होती जाती है। तो जहां भी बिट ऑन है यानी 1 है, हम उसकी वैल्यू को जोड़ लेते हैं। जैसे यहां 01000101 में 64 वाली पोजीशन ऑन है, 4 वाली ऑन है और 1 वाली ऑन है। तो 64 + 4 + 1 बन गया 69। कंप्यूटर सारी गिनती ऐसी ही करता है। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जब हम इन ट्रांजिस्टरों को एक खास तरीके से जोड़ते हैं तो बनते हैं लॉजिक गेट्स। और इन गेट्स की वजह से कंप्यूटर सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि एक तरह से सोचना शुरू कर देता है। वो सिंपल फैसले ले सकता है, जैसे अगर ए और बी दोनों सच हैं तभी सी करो। असली कैलकुलेशन की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर है जो कैलकुलेशन कर सकता है, पर हम इंसान इसे बताएंगे कैसे कि करना क्या है? यही एंट्री होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। चलिए अब इस अगली लेयर को भी समझते हैं। हम जो कोड लिखते हैं उसे मशीन की 0 और 1 की भाषा में बदलने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक है कंपाइलर, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, इससे एक तेज फाइल बन जाती है। दूसरा है इंटरप्रेटर, जो कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता और चलाता है। ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है जब हम कोड बना रहे होते हैं। ये बात मुझे बहुत पसंद है कि सीपीयू एक जीनियस तो है, पर उसकी याददाश्त एक गोल्डफिश जैसी है। मतलब वो कोई भी कैलकुलेशन पलक झपकते ही कर सकता है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम ही उसे बताती है कि अभी क्या करना है। और सीपीयू हर सेकंड, अरबों बार बस ये 4 काम करता है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। मतलब रैम से इंस्ट्रक्शन उठाओ, समझो कि करना क्या है, उस काम को करो और रिजल्ट वापस रैम में डाल दो। सिंपल। यही है कंप्यूटर के दिल की धड़कन। ओके, तो अब हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, लेकिन जो इतना सारा डेटा हम उसे दे रहे हैं उसका क्या? अगर इंफॉर्मेशन इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हो तो सबसे तेज कंप्यूटर भी धीमा हो जाएगा। इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसे सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। 2 बेसिक तरीके देखते हैं, एरे और लिंक लिस्ट। एरे को समझिए जैसे सिनेमा हॉल में सीट्स की एक लाइन, सब एक साथ एक लाइन में। किसी भी सीट तक पहुंचना आसान है, पर बीच में एक नई सीट लगाना मुश्किल है। वहीं लिंक लिस्ट एक ट्रेजर हंट जैसी है। हर चीज आपको अगली चीज का पता बताती है। ये फ्लेक्सिबल तो है, पर बीच की किसी चीज को ढूंढने के लिए आपको शुरू से आना पड़ेगा। और फिर आता है हैश मैप। ये तो लगभग जादू जैसा है। इसे आप एक सुपर स्मार्ट इंडेक्स की तरह सोचिए। आप इसे एक की देते हैं, जैसे किसी का नाम, और ये झट से आपको उसकी वैल्यू दे देता है, जैसे उसका फ़ोन नंबर।
हाँ, कभी कभी दो अलग अलग कीज एक ही जगह पहुंच जाती हैं, जिससे कॉलिजन कहते हैं, पर उसे हैंडल करने के भी बड़े स्मार्ट तरीके होते हैं। चलिए, अब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज हो गया है, अब वक्त है उस डेटा पर काम करने का। और यहीं पिक्चर में आते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कुछ नहीं, बस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है। लेकिन हर रेसिपी एक जैसी तो नहीं होती है ना। कोई रेसिपी जल्दी बनती है, कोई देर से। कंप्यूटर साइंस में हम इस रेसिपी की एफिशिएंसी को नापते हैं बिग ओ नोटेशन से। ये बेसिकली हमें बताता है कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा, हमारी रेसिपी यानी हमारा एल्गोरिदम कितना धीमा हो जाएगा। और इसका फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। जरा यहां देखिए, एक अच्छा ON एल्गोरिदम 10 आइटम्स के लिए शायद 10 ऑपरेशन लेगा, लेकिन एक खराब O ऑफ n फैक्टोरियल एल्गोरिदम उन्हीं 10 आइटम्स के लिए 36 लाख से भी ज्यादा ऑपरेशंस लेगा। सोच कर देखिए, इसीलिए सही एल्गोरिदम चुनना इतना ज्यादा जरूरी है। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के भी दो मेन अप्रोच हैं। एक है डिक्लेरेटिव, जिसमें बस ये बताया जाता है कि क्या चाहिए, जैसे मुझे सबसे अच्छी कॉफ़ी दो। और दूसरा है इम्पेरेटिव, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे करना है, जैसे पानी उबालो, फिर कॉफ़ी डालो, फिर दूध मिलाओ। तो हमने कंप्यूटर के अंदर की दुनिया तो देख ली, हार्डवेयर, कोड, एल्गोरिथम। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि ये सारे टुकड़े मिलकर उस विशाल इंटरनेट को कैसे बनाते हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पलक झपकते ही पर्दे के पीछे ये सब हो जाता है। हमारा ब्राउज़र इंटरनेट की फ़ोन बुक यानी DNS से सर्वर का IP एड्रेस ढूंढता है, फिर उस सर्वर से कनेक्शन बनाता है, वेब पेज मांगता है और सर्वर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ वापस भेज देता है और तब जाकर हमें पेज दिखता है। और उस सर्वर पर अक्सर एक डेटाबेस होता है, यानी इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। रिलेशनल डेटाबेस इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेडशीट जैसे टेबल्स में स्टोर करते हैं। देखिए यहाँ कैसे बुक्स टेबल में एक ऑथर आईडी है जो उसे ऑथर्स टेबल से जोड़ती है। इससे सब कुछ साफ सुथरा और एफिशिएंट रहता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ना, इसमें कभी कभी कमजोरियां भी आ जाती हैं। एक उदाहरण है SQL इंजेक्शन अटैक। इसमें एक हैकर लॉगिन फॉर्म में एक चालाक सा कोड डाल देता है जो डेटाबेस को बेवकूफ़ बना देता है। वो सिस्टम से कहता है या तो सही पासवर्ड ढूंढो या फिर चेक करो कि 1 1 के बराबर है या नहीं। अब 1 तो 1 के बराबर हमेशा होता है, तो सिस्टम कहता है हाँ सही है और हैकर को अंदर आने देता है। बड़ा खतरनाक है ये। तो देखा, हमने अपना सफर शुरू किया रेत के एक दाने से बने एक छोटे से स्विच से और पहुंच गए पूरी दुनिया को जोड़ने वाले नेटवर्क तक। ये सब कुछ लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनाकर किया गया है, जहां हर नई लेयर नीचे की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बना देती है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी में एब्स्ट्रैक्शन की अगली लेयर यानी अगला बड़ा कदम क्या होगा।